हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आरआरसी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में हम जीके और साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम देने से पहले हमें उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए ताकि हमें आइडियाज़ लग सके कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही नहीं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जुलाई 2022 में होने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकेगा, या ये कहें कि यहीं से साइंस के आपके 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो ये जो मूवी थी पद्मावत, ठीक है, तो इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये किसके मतलब इस मूवी का जो राइटर कौन थे, तो जो ये मतलब कि ये स्टोरी है पद्मावत, इसके राइटर कौन थे, तो जायसी। याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा विवादित मूवी थी। तो इसमें पूछ रहा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह, ठीक है। तो रणवीर सिंह ने पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए कि जो रणवीर सिंह ने विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया, रणवीर सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के रूप में उनकी भूमिका के लिए वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से याद आया कि अभी दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है रिसेंटली, ठीक है। तो 2022 में जो दिया गया है तो 2021 के लिए दिया गया है। तो जो 2021 का क्रिटिक्स फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रणवीर सिंह से भी एक रिलेटेड अवार्ड दिया गया है, रणवीर सिंह को भी कोई एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इसी दादा साहेब फाल्के अवार्ड में। तो वो भी अवार्ड का नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जितना भी मैं कहूँगी कि जो लूसेंट में जो संस्थापक और उसके मैं कहूँगी जो संस्था लूसेंट में जो संस्था और संस्थापक दिए गए हैं उसको तो रट ही लीजिए, मुश्किल से 50 से 100 हैं, तो उनमें से ही घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूछा है कि दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, तो आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ब्रह्म समाज के थे राजा राम मोहन राय, चिन्मय मिशन के थे चिन्मयानंद, ठीक है, चिन्मयानंद जी, और प्रार्थना समाज के थे आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है। तो जो दयानंद सरस्वती थे वो क्या है, आर्य समाज के। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्या है कि जो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की, तो 1875 ईस्वी में की। ये डेट बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। उन्होंने, और उनका एक फेमस नारा था कि वेदों की ओर लौट चलो या वेदों की ओर चलो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती की और भी बुक है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य, ठीक है। तो ये सब बुक है, किसने लिखी है, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। ये जो डीएवी स्कूल है यानी कि दयानंद आंग्ल वैदिक स्कूल, ये भी उनके दर्शन और शिक्षा के आधार पर ही स्थापित किया गया है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ब्रह्म समाज अभी मैंने ऊपर बताया क्या, राजा राम मोहन राय ने किया है ब्रह्म समाज की स्थापना, चिन्मय मिशन की चिन्मयानंद सरस्वती ने, और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए राजा राम मोहन राय आए हैं यहाँ पे, तो राजा राम मोहन राय से बहुत मतलब 2-3 क्वेश्चन तो समझ लीजिए एकदम पेटेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। फर्स्ट तो ये कि सती प्रथा का विरोध किसने किया सर्वप्रथम, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगर राजा राम मोहन राय ऑप्शन में न हो, कोई वायसराय का नाम पूछ ले, तो वायसराय हो जाएंगे विलियम बेंटिंग, याद रखिएगा विलियम बेंटिंग, ठीक है, विलियम बेंटिंग, ये वायसराय हो गए, ठीक। तो ये तो हुई राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय से एक और क्वेश्चन बनेगा, जो अकबर द्वितीय थे, मुगल शासक थे, अकबर सेकंड, ठीक है। अकबर सेकंड ने इन्हें ही, राजा राम मोहन राय को ही अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, एक लेटर लिखकर, ठीक है। तो ये सब बातें हुई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, ये सब ना मतलब ग्रुप डी में साइंस का लेवल बहुत अच्छा होता है, एकदम डीपली पूछ लेता है। चाहे वो आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, सीधा फॉर्मूला पूछ देगा, या कोई चीज़ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो पूछ लेगा, चाहे जैसे जी की वैल्यू क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मतलब सिंपली डायरेक्ट ही पूछ लेता है। मतलब इसका लेवल बहुत अच्छा होता है, आपको अच्छी से नॉलेज होगा तो ही आप साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा है, तो देखिए पहला ऑप्शन है 6 × 10⁻³ किलोग्राम,
6 इंटू 10⁻23 किलोग्राम, 6 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम, और लास्ट है 6 इंटू 10⁻+24 किलोग्राम। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। कैसे होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिएगा कि मान लीजिए जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है, और जो पृथ्वी पर सेकंड वस्तु उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, ठीक है। तो सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या होता है, 6। तो यहाँ पे सभी को पता ही होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की वैल्यू क्या होती है। देखिए ये भी सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 6.67259 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी के पावर -2। देखिए यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है कि ये होगा, एग्जाम में डायरेक्ट भी दे सकता है कि 6 इंटू 10⁻11 किसकी वैल्यू होती है, तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की होती है, ठीक है। अप्रॉक्स भी दे सकता है, याद रखिएगा ये वैल्यू हम। और फिर क्या है कि दो वस्तुओं के बीच का बल का फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है, Gm1 इंटू M2 बाई क्या हो जाएगा, R²। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है। अब पृथ्वी की त्रिज्या अभी मैंने बताया, देखिए द्रव्यमान पूछा है तो पृथ्वी की त्रिज्या भी पूछ सकता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, 6.3781 इंटू 10⁻6, या डायरेक्ट दे देगा 6 इंटू 10⁻6 अप्रॉक्स करके। तो याद रखिएगा ये इसकी होती है, किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। और F बराबर आपको पता है क्या होता है, m इंटू जी, ठीक। तो इसको बस F बराबर हमें पता है m इंटू जी भी होता है, और F बराबर अभी ये बताया कि Gm1 इंटू M2 बाई R²। तो इन दोनों को वैल्यू बराबर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कैपिटल M बराबर स्मॉल g R² बाई कैपिटल जी। यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू बताया हुआ है, त्रिज्या बताई है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की वैल्यू बताई है, और जी का मान सबको पता होगा 9.8 लेते हैं, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करने पर जो हमारा पृथ्वी का जो द्रव्यमान है क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्वों में पूर्ण बाहरी आवरण होता है, यानी कि बाहरी सेल किसमें पाया जाता है, कौन से समूह के तत्व हैं। तो 15वें, 18वें, 16वें, 17वें, तो इसका आंसर हो जाएगा 18वें, 18th, ठीक है। 18th जो हमारा वर्ग है उसमें ही बाहरी आवरण या बाहरी सेल पाया जाता है। थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन देखिए कि आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों में एक पूर्ण बाहरी सेल होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में उत्कृष्ट गैसों को रखा गया। तो पूछ सकता है कि कौन इस समूह में कौन से गैसेज हैं, तो उत्कृष्ट गैसें रखी गई हैं, ठीक है। तो कितनी उत्कृष्ट गैसें हैं, तो 7, याद रखिएगा 7 उत्कृष्ट गैसें हैं। कौन कौन से हैं, हीलियम, ठीक, इसका परमाणु संख्या कितना है, 2, ठीक। और क्या है, नियॉन, इसका परमाणु संख्या 10, ठीक है। ऑर्गन का क्या है, परमाणु संख्या 18, और क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36, और जीनॉन का परमाणु संख्या 54, ठीक है। और हमारा रेडॉन का परमाणु संख्या 86, और यूरेनियम का परमाणु संख्या 118। ये सब हमारे क्या है, उत्कृष्ट गैसें हैं, ठीक है। अभी ऑप्शन में हमारा 15, 16, 17 ये भी आया था। देखिए जो समूह या वर्ग ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 नाइट्रोजन N से यूरेनियम पेंसियम तक रखा गया है, एलिमेंट है इसमें। और हैलोजन मतलब कि जो 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप में हैलोजन, 17 ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इसमें फ्लोरीन जैसे नहीं है, FCl BRI सब क्या हैलोजन ग्रुप है। तो फ्लोरीन से लेकर यूरेनियम तक तत्व शामिल है। और जो हमारा लास्ट है क्या है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन O से लेकर लिवर मोरियम रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो 1:8, आंख बंद करके इसको लगा कहिएगा, 1:8 क्यों होता है। जैसे सभी होता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रम क्या होता है, 1, और जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 16, ठीक है। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि H के कितने मॉलिक्यूल्स, 2, और ऑक्सीजन के कितने, 1, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा क्या, 2 डिवाइड में 16, यानी कि 2 से ये काट दीजिए तो 1:18, यानी कि 1:8, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1:8। क्यों, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 मोल, 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 1 मोल, 16 ग्राम के बराबर। जल H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन परमाणु प्लस 1 ऑक्सीजन परमाणु। तो हाइड्रोजन के 2 मोल बराबर 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 1 मोल बराबर 16 ग्राम। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान रेशियो ऑक्सीजन का अनुपात, तो 2:16 बराबर 1:8 इज राइट आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नियत तापी वार्म ब्लडेड है? ठीक है, तो किसका नियत तापी ब्लड है, तो आंसर हो जाएगा कबूतर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वो एक देखिए कई टाइप के होते हैं ग्रुप, एक वार्म मतलब कि ये सब ग्रुप में रखे जाते हैं। जैसे एक होता है एप्स ग्रुप, ठीक है, तो जो बर्ड्स होते हैं वो एप्स ग्रुप में रखे जाते हैं। ठीक है, जो मछलियाँ होती हैं वो मत्स्य ग्रुप में रखी जाती हैं। ठीक है, और जो सांप वगैरह होते हैं वो सरीसृप में रखे जाते हैं, और मगरमच्छ और मेढक उभयचर में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। जैसे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अभी बताया एप्स ग्रुप में क्या आती हैं, पक्षियाँ आती हैं। तो एप्स वर्ग पक्षियों का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी विशिष्ट विशेषताएं पंख, चोंच और आगे के भाग जो पंखों में संशोधित होते हैं। नियत तापी प्राणी वे हैं जो शरीर के निरंतर तापमान को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। देखिए अभी मैंने बताया मत्स्य वर्ग मछली से रिलेटेड है, तो यहाँ से देखिए कई पॉइंट बनेंगे। जैसे ये गिल अशर वाले कशेरुकी होते हैं, यानी कि जो मत्स्य वर्ग है किस टाइप के कशेरुकी होते हैं इसमें, तो गिल अशर। ठीक है, जिनमें डिजिट के साथ लिम्ब अंग नहीं होते, याद रखिएगा इसमें लिम्ब अंग नहीं होते हैं। ये वे जलीय प्राणी हैं जिन्हें आमतौर पर मछलियाँ कहा जाता है। ठीक, सरीसृप ये टेट्रापॉड कशेरुकी हैं जिनमें या तो 4 लिम्ब हो सकते हैं या वे सांप जैसे 4 लिम्ब के पूर्वजों से लिए जाते हैं। अगला है उभयचर। उभयचर जलीय और साथ ही स्थलीय निवास में रह सकते हैं और उनमें से अधिकांश 2 जोड़े लिम्ब होते हैं। देखिए मत्स्य वर्ग में लिम्ब नहीं पाया जाता है, सरीसृप में 4 लिम्ब पाया जाता है और उभयचर में 2 जोड़े लिम्ब पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हर वर्ष सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए अकादमी पुरस्कार की मेज़बानी करता है, यानी कि ऑस्कर अवार्ड की मेज़बानी कौन करता है, तो हमारा कौन, यूएसए ऑस्कर अवार्ड की मेज़बानी हमेशा करता है। ठीक है, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो अच्छा ये बताइएगा हॉलीवुड सिटी किसे कहते हैं, हॉलीवुड सिटी। ठीक, उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हर वर्ष सिनेमा उत्कृष्टता के लिए अकादमी पुरस्कार की मेज़बानी करता है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में 91 राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। ये सब याद मत करिएगा क्योंकि ये करंट का सेशन है, तो इससे रिलेटेड ही करंट का पढ़ के जाइएगा कि इस बार कौन सा ऑस्कर अवार्ड दिया गया, कौन सा एडिशन था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये सब के बारे में देख कर जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। देखिए धावन सोडा यानी कि कपड़ा धोने वाला जो होता है ना, Na2CO3 × 10H2, यही फॉर्मूला होता है। तो पूछ रहा है जल के, यानी कि जल के कितने अणु हैं, तो 10 अणु शामिल है। सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पे देख सकते हैं कि धावन सोडा में जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 10 है। हम जानते हैं कि धुलाई सोडा के लिए आणविक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलन क्या कहलाता है, धावन सोडा देता है। धावन सोडा में जल क्रिस्टल के रूप में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए कि इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती। देखिए जो सत्यव्रत कादियान है इन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो ये करंट का टॉपिक था इसलिए पूछ लिया गया, लेकिन इसे मैंने इसलिए ऐड किया कि ये जो हमारी ओलंपिक चैम्पियनशिप है, ओलंपिक चैम्पियन है साक्षी मलिक। ठीक है, तो साक्षी मलिक की ये हस्बैंड है, इनकी शादी 2017 में हुई थी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करती है। तांबा, चांदी, लेड, एल्युमिनियम। देखिए तांबा, चांदी और लेड ये तीनों तो कभी जल से तो प्रतिक्रिया करती ही नहीं है। ठीक, बिल्कुल भी नहीं करती है जल से प्रतिक्रिया। तांबा, देखिए क्या जल में कभी भी लेड घुला हुआ मिलता है, नहीं, लेड अलग हो जाता है। ठीक है, और तांबा और चांदी ये भी जल से प्रतिक्रिया नहीं करती, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए कि एल्युमिनियम धातु भाप के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। इस प्रतिक्रिया में फॉर्मूला क्या है, एल्युमिनियम का जो मतलब कि जल का 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या बना देगा, Al2O3 × 2H2। ये दिख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड निकाल रहा है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसी तरह कौन कौन करते हैं, तो लौह भी करते हैं, यानी कि आयरन भी करता है और जिंक भी करता है। तो ऑप्शन में अगर एल्युमिनियम के अलावा आयरन हो, जिंक हो, तो आप मार्क करके आ सकते हैं। ठीक, और एक बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए ये धातु गर्म या ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, केवल भाप के साथ। देखिए गर्म मतलब मान लीजिए कोई चीज़ पानी गर्म है तो उसके साथ नहीं, वो जब 100 डिग्री से एबव गर्म होने लगता है, यानी कि जब भाप बनने लगेगा तब। ठीक है,
चांदी, लेड और तांबा जल से प्रतिक्रिया नहीं करते, चाहे वो जल तरल या गैस के रूप में हो। तो अभी मैंने बताया ये प्रतिक्रिया नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में विशेष कितनी महिलाओं को सम्मानित किया? ये प्रथम महिलाएं वे हैं जो संबंधित क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिलाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 112 इज राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए कि जो भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 112 विशेष सफल महिलाओं का सम्मान किया और उन्हें देश की प्रथम महिलाओं के रूप में नामित किया। इनमें मिस वर्ल्ड 1994 की ऐश्वर्या राय बच्चन और मिस अर्थ 2010 में निखिल फारिया भी शामिल थी। तो देखिए, ऐश्वर्या राय बच्चन मिस वर्ल्ड कब बनी? 1994 में। और मिस अर्थ कब, निखिल फारिया कब बनी? 2010 में। ये भी पॉइंट है, याद रखिएगा। पुरस्कार समारोह की मेजबानी महिला और बाल विकास मंत्री श्री मेनका संजय गांधी ने की थी। तो उस समय जब ये पुरस्कार दिया गया था तो इसकी मेजबानी कौन की थी? तो मेनका संजय गांधी ने। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस समय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पे, अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल में, दाब पे, सामग्री पे। तो आंसर हो जाएगा दाब पे बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि प्रतिरोधक का फॉर्मूला होता है PAL, जो P फॉर है हमारा प्रतिरोधकता, A फॉर अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल, L फॉर लंबाई, यानी कि दाब पे तो बिल्कुल भी नहीं करता है निर्भर। देखिए यहाँ पे P से अक्सर सब कंफ्यूज होते हैं कि PAL होता है, P फॉर प्रेशर यानी दाब, तो इसीलिए यहाँ पे दाब दिया हुआ है घुमाने के लिए, लेकिन दाब नहीं होगा। क्या होगा? P फॉर होता है प्रतिरोधकता, A फॉर होता है अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल, L फॉर होता है लंबाई। ठीक है, यानी कि एक चालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। सामग्री का प्रकार किसी तत्व को चालक या प्रतिरोधकता या अर्धचालक के रूप में परिभाषित किया था, इसलिए वहाँ पे ऑप्शन में सामग्री भी था ना, तो सामग्री को हम या तो किसी चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं या अर्धचालक के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तो सूत्र क्या है? R=PL/A। ठीक है, PL/A जानते हैं। P क्या? प्रतिरोधकता, L लंबाई और A अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल। क्या यहाँ पे मैंने इंटू में बता दिया क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, R=PL/A। ठीक है, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल को किस रूप में भी जाना जाता है? देखिए, किसी वस्तु पे जो कार्य करते हैं, ठीक है, उस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे हम वजन के रूप में भी जानते हैं। देखिए, आवेग होगा नहीं, द्रव्यमान होगा नहीं, त्वरण होगा नहीं, क्या हो जाएगा? वजन। ठीक है, तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो माप है ना, जो गुरुत्वाकर्षण का बल का माप है उसे हम वजन के रूप में भी करते हैं। जैसे देखिएगा कि वजन किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का एक माप है। देखिए क्या होता है कि जो ग्रुप डी में ना साइंस से सीधे डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, वैल्यू हो गया, ये तीन चीज़ तो समझिए अगर कहीं पे दिखे तो वो रट के जाएगा, चाहे किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन हो गया, फार्मूला हो गया और उसकी वैल्यू। जैसे कोई चीज़ कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, G=9.8, कैपिटल G = 6.67 × 10⁻11। ठीक है, तो ये सब पृथ्वी का द्रव्यमान, त्रिज्या, ये सब याद करके जाइएगा। प्रकाश लाइट, 1 लाइट ईयर = कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये सारी वैल्यू याद करके जाएगा, सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वजन का अभी डेफिनेशन बताया, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बल का एक माप है। तो वजन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? यह द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का गुणनफल है। ठीक है, यानी कि वेट = m फॉर द्रव्यमान और g जो है ना वो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। ठीक है, याद रखिएगा। त्वरण का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि त्वरण को वेग के परिवर्तन की दर को वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। संवेग को द्रव्यमान और वेग का गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया, यानी कि P मोमेंटम = मास × वेलोसिटी। ठीक है, P आवेग = बल और समय के गुणनफल को आवेग के रूप में परिभाषित किया गया, यानी F × T cos थीटा। ये क्या हो जाता है? हमारा आवेग हो गया। अगला है यही है, अभी मैंने बताया ना, W = mg गुरुत्वाकर्षण के कारण बल, m फॉर द्रव्यमान और g फॉर कहते हैं ग्रह के कारण त्वरण। ग्रह के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो 2-3 टॉपिक है, उसको भी मैं बता दे रही हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, देखिए श्वसन से क्या होता है कि हम सांस लेते हैं। वाष्पोर्जन से क्या होता है कि पौधों के रंध्रों द्वारा कि पानी का वाष्पोर्जन किया जाता है। ठीक है, पानी का
वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, और उत्सर्जन में क्या होता है कि अवशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा बच्चा प्रकाश संश्लेषण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरे पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि जल रहता है इसमें और CO2 रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हरे पौधे सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण में जल का जो प्रकाश अपघटन होता है वो ऑक्सीजन का स्रोत है। ठीक, श्वसन अभी मैंने बताया, हवा को अंदर खींचना, वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के रंध्र के माध्यम से पानी का वाष्पीकरण, और उत्सर्जन जीव से अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। मतलब ये क्वेश्चन है, मतलब कितनी बार रिपीट हो चुका है हर एक एग्जाम में। तो ध्वनि से रिलेटेड देखिए 2 ही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तेज पूछेगा, सबसे कम पूछेगा, डायरेक्ट दे देगा सॉलिड और लिक्विड और गैस, तो तब तो ठीक है। लेकिन क्या होता है, घुमाना है या क्वेश्चन को लेंदी बनाना है तो क्या करेगा, सॉलिड दे देगा, लेकिन सॉलिड नहीं देगा, सॉलिड में पूछ देगा कोई एलिमेंट देखे कि उसमें किस में होता है। ठीक है, तो मैं इसमें सारे चीज़ ऐड की हूँ। पहले तो ये जान लीजिए सबसे तेज क्या होता है, ऑप्शन में सॉलिड लिक्विड गैस में था, तो यानी कि इसमें ठोस हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन समझिएगा। ध्वनि क्या है, ध्वनि एक स्थानीय विक्षोभ से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसका प्रसार कणों के बीच टकराव द्वारा किया जाता है। यह विक्षोभ एक अनुदैर्ध्य तरंग में फैलती है, जैसा कि एक कण दूसरे कण से टकराता है और फिर कण अगले कण से टकराता है। इसी मतलब ये तो फालतू का डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए कि यह एक यांत्रिक तरंग है। पूछ सकता है ध्वनि कैसा तरंग है, यांत्रिक। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग है जिसे यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति तरल की तुलना में ठोस में अधिकतम होती है और गैसों में सबसे कम होती है। ध्वनि की गति ध्वनि तरंगों द्वारा प्रति इकाई के समय में तय की गई दूरी है जिसे यह एक प्रत्यास्थ माध्यम में प्रसार करती है। इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, V = λp/ρ। ठीक, अब आते हैं हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, तो ये है ठोस। ठोस तो दे दिया कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की जो गति होती है किस में होती है, ठोस में होती है। लेकिन ठोस में भी सबसे ज़्यादा किस में, एल्युमिनियम में, फिर निकेल में, फिर इस्पात में, फिर लोह में, फिर पीतल में, फिर ग्लास में। तो ये जो सीक्वेंस है ना, याद रखिएगा कि इसी तरीके से होगा। अगर एल्युमिनियम नहीं हुआ, निकेल इस्पात ये रहा जा रहा, तो निकेल लगाइएगा। ठीक, इसी तरह द्रव की बात कर ले तो द्रव में सबसे ज़्यादा पानी, मतलब कौन से पानी, सागर के पानी में, फिर अशुद्ध जल में, फिर एथेनॉल, मेथेनॉल। ठीक, और गैस में देख लीजिए, गैस हाइड्रोजन में, हीलियम में, वायु में, ऑक्सीजन में, फिर सल्फर डाइऑक्साइड में। तो ये चीज़ इसकी है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक में किए गए कार्य को परिभाषित कीजिए। मैंने बोला कि यहाँ पे डेफिनेशन सीधा पूछ लेता है। अब अगर हमें कार्य का डेफिनेशन पता होता तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाना बहुत ईजी था। देखिए, कार्य क्या है, मान लीजिए किसी वस्तु पे हम वर्क कर रहे हैं तो उस पर एक बल लगेगा और बल लगने के साथ ही वो एक डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। जैसे ही वो डिस्प्लेस होगा तो उसमें वो जितना एंगल डिस्प्लेस होगा तो वो लगेगा। यानी कि जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या है, दोनों को, इन दोनों के लगने वाले बल के बीच का जो कोण बनेगा वो। ठीक है, F फॉर क्या है, बल, और D फॉर क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और F फॉर क्या है, फोर्स यानी कि बल। ठीक है, तो यानी कि जो W है, अब देखिए क्या कह रहा है आपका ऑप्शन, एक बल ने किसी वस्तु का विस्थापित किए बिना उस पर कार्य किया। बिना विस्थापित किए कोई कार्य कैसे कर सकता है, W मतलब बल लगाएगा तो विस्थापित तो होना ही होना है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। केवल जब कोई वस्तु विस्थापित होती है तो विस्थापित कब होगी, जब उस पर बल लगेगा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल तभी जब बल ने वस्तु पर कार्य किया, जब केवल बल ही काम करेगा, उसमें विस्थापन भी जरूरत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं अभी जस्ट मैंने बताया कि F = क्या होता है, Fs cos थीटा। S ले लीजिए चाहे D ले लीजिए, बात वही है। ठीक, चलिए यहाँ पे डेफिनेशन याद देखिए कि एक बल को किसी वस्तु पर कार्य करना चाहिए, लगाए गए बल की दिशा में लगाए गए बल के कारण शरीर का विस्थापन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। मतलब न्यूटन लॉ से तो हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसके जो लॉ है ना, लॉ पे आधारित जो एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा जो डेली लाइफ का, इसे ही डेली लाइफ साइंस कहते हैं। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
ठीक, जैसे क्रिकेट का बॉल, मतलब कि जो क्रिकेट बॉलर होता है वो बॉल आती है तो उसको अपने हाथ पीछे खींच के ही क्यों कैच करता है। ठीक है, रॉकेट से रिलेटेड हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो इसमें क्या है, थर्ड लॉ से पूछा था, थर्ड लॉ का आंसर क्या हो जाएगा, एक रॉकेट का प्रक्षेपण। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि जो रॉकेट का प्रक्षेपण है न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता क्या है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जब रॉकेट का प्रज्वलित किया जाता है तो वह अपने जो थ्रस्टरों से गैसों को छोड़ता है, जिससे एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो रॉकेट को ऊपर की ओर ढकेलती है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि रॉकेट हमने एक्टिवेट किया तो बस फट से वो निकल गया नीचे, तो दिखने कितना ज़्यादा गैस रिलीज करता है वो। ठीक है, तो वही उसको मतलब कि उसको ताकत, मतलब तो वहीं से वो ऊपर जाता है। ठीक है, एक गेंद को पकड़ने के दौरान अपने हाथ को खींचने वाला एक फील्डर न्यूटन की गति के दूसरे नियम को दर्शाता है। ठीक है, न्यूटन जो हमारा एक कोई बॉल आ रही है उसको हम कैच कर रहे हैं तो अपने हाथ को और पीछे खींचते हैं ताकि हम पे हाथ पे चोट कम लगे, फोर्स कम लगे। तो ये कौन सा नियम पे है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ पे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा गया है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लागू बल के समानुपाती होता है, यानी कि F=ma। ठीक है, अगला है, जब ए बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो यह न्यूटन के फर्स्ट नियम पे, न्यूटन के फर्स्ट नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। देखिए, अगर गाड़ी अचानक से शुरू हुई तो हम पीछे ढकलाते हैं, अचानक से ब्रेक लगती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बैठते हैं तो हमारा नीचे का बॉडी क्या हो जाता है, रेस्ट हो जाता है, लेकिन ऊपर की बॉडी मोमेंटम में रहती है। ठीक, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये कौन सा नियम पे है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे है। ठीक, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, हर वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान गति से रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्रवाई न करे। यानी कि देखिए, कोई वस्तु स्थिर बैठे तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो यही था हमारा क्या, न्यूटन का लॉ। एक और है, जैसे हम मान लीजिए साइकिल है, साइकिल पे पैडल मार रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही मारना बंद कर देंगे तो वो साइकिल क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, यानी कि घर्षण उसका कम हो जाएगा, घर्षण बल के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मज में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ठीक है, देखिए गर्भाशय ग्रीवा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, गर्भाशय ग्रीवा नहीं, गर्भाशय में। ठीक है, देखिए क्या होता है कि पहले ओवरी में एक ओवरी होती है और यहाँ से एक फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक, तो ओवरी से क्या होता है, एग निकलता है, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाके निषेचित हो जाता है, यहीं पे फर्टाइल होता है। जब ये फर्टाइल हो जाता है तो फिर ये यूट्रस में आके बैठ जाता है, यूट्रस के ऊतक में जाके चिपक जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, तो यानी क्या हो जाएगा, गर्भाशय में। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस। ठीक है, ये वर्जाइना, सर्विक्स है, तो ये सब चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के बताते हैं कि निषेचित अंडा युग्मज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अंडे को फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है, फिर गर्भाशय की यात्रा करता है या गर्भाशय में ऊतक स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। अब देखिए, गर्भाशय ग्रीवा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक संकीर्ण ट्यूब है जो योनि को गर्भाशय से जोड़ती है। अंडाशय क्या है, यह प्राथमिक महिला यौन अंग है और ये महिलाएं युग्मन डिंब और डिंब ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन करती है। योनि क्या है, योनि जिसमें जन्म नली के रूप में भी जाना जाता है, यह नली जो गर्भाशय के निचले हिस्से में गर्भाशय को बाहरी हिस्सा गर्भाशय ग्रीवा से जोड़ती है। ये सब बातें याद रखिएगा, सीधा कार्य से पूछ लेते कि योनि का क्या कार्य है, अंडाशय का क्या कार्य है, गर्भाशय ग्रीवा का क्या कार्य है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है तो केंद्र की ओर परिक्रमा, ठीक है, परिक्रामी पिंड पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, कोई पिंड है, वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। ठीक है, केंद्र की ओर यानी कि इसके तरफ जो हमारा बल लग रहा है तो वो मेरा क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल। लाइक एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन। ठीक है, देख लेते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। देखिए, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर चलता है तो केंद्र की ओर परिक्रामी पिंड पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। तो पिंड को एक समान वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होती है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल तब कार्य करता है जब एक पिंड एक गोलाकार पथ में घूमता है, जो बल उस त्वरण का कारण बनता है और पिंड को एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है जो केंद्र की ओर कार्य करता है। ठीक है, देखिए ये अभिकेंद्रीय बल होता क्या है,
एक देखिए बल दो टाइप के होते हैं, एक सामान्य बल होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो सामान्य बल कहता है कि यह किसी पिंड पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को परिभाषित करे। तो बल क्या, बल का डेफिनेशन पूछ लिया तो किसी पिंड पर लगने वाला धक्का या खिंचाव ही हमारा क्या है, बल है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का डेफिनेशन कोई पूछ ले तो यह दो कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जब दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, ठीक है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम। देखिए अभी इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए ऐड किया कि आपको ये बताने के लिए कि जो इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ हुआ है, पहली बार, ठीक है, करंट अफेयर्स का टॉपिक में अगर आपको कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम दिख रहा है ना, कि ये चीज़ फर्स्ट टाइम इन्वेंशन हुआ, या ये चीज़ फर्स्ट टाइम भेजा गया, ये चीज़ फर्स्ट टाइम खरीदा गया, या फर्स्ट टाइम अच्छा वर्क किया, तो ये फर्स्ट टाइम वाला ना याद रखिएगा। या फर्स्ट टाइम कोई अवार्ड हो, मतलब कुछ भी फर्स्ट टाइम वाला याद रखिएगा, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन है, इंदौर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यातायात नियंत्रण के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला शहर इंदौर है। यह 14 फुट लंबा रोबोट है जिसमें एक अंतर्निहित सार्वजनिक नियंत्रण प्रणाली जिसमें कैमरे हैं। ये यातायात अपराधियों को चालान भी जारी कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बल एक किग्रा वस्तु की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, क्या होता है W, मतलब कुल शुद्ध कार्य का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, क्या हो जाएगा mv, यानी कि जो वस्तु का द्रव्यमान कितना है 1 किलो और वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर था और वस्तु का अंतिम वेग दिया है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कुल शुद्ध कार्य क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा माइनस जो अंतिम वेग के लिए गतिज ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा फिर घटाएंगे माइनस गतिज ऊर्जा जो प्रारंभिक वेग के लिए, ठीक है। यानी कि अब क्या हो जाएगा हमारा W बराबर क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ mu स्क्वायर। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा 24 जूल, ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब तक एक पिंड पर एक असंतुलित बल लागू होता है तो इसके किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो आंसर हो जाएगा गति में। किसी भी पिंड पर अगर असंतुलित बल लगे तो उसकी स्पीड ही तो चेंज होगा, क्या वजन थोड़ी ना हो जाएगा, द्रव्यमान आकार नहीं, क्या हो जाएगा स्पीड, ठीक है, यानी कि गति। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जब तक एक पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाता है तब इसकी गति में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम में कहा गया है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर बल की दिशा में लागू बल के समानुपाती होती है, यानी F बराबर ma, जहाँ F क्या है बल है, m क्या है द्रव्यमान है और a क्या है उत्पादित त्वरण, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गति के परिवर्तन की दर त्वरण है, इसलिए जब एक असंतुलित बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो गति को बदलता रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे लवण का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच का एक जलीय घोल होता है। देखिए पीएच वैल्यू से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछ लेता है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच वैल्यू नींबू में कितना होता है सबसे ज़्यादा पीएच के साथ, तो पीएच वैल्यू भी मुश्किल से 40-50 होंगे, तो वो भी आप याद कर लीजिए। कुछ देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना जो फिक्स होती है, तो उन्हें आप याद कर ही लीजिए, एकदम रट लीजिए, ताकि कहीं भी कभी भी पूछ ले आप तुरंत फटाक से आंसर देखते ही 1 सेकंड के अंदर आंसर लगा पाओ, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसे लवण का उदाहरण दीजिए 7 से कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। अमोनियम क्लोराइड ऐसे लवण का एक उदाहरण है जो 7 से कम पीएच एक जलीय घोल देता है। हम अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जानते हैं, क्या NH4Cl होता है, ठीक है। तो NH4Cl का अगर जल से क्रिया कराएंगे तो NH4OH होगा और प्लस HCl निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो जल के साथ मिश्रित होने पर अन्य सभी लवण क्षारीय घोल देते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18V विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4C के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, W बराबर होता है किया गया कार्य इक्वल टू होता है Q इंटू V। V दिया हुआ है 18 और Q दिया है 4 कूलम, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 18 चौक 72 जूल, ठीक है, इसका राइट आंसर। यहाँ पे आप वो देख सकते हैं क्या सोल्यूशन है, ठीक। चलिए
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है। देखिए निक नेम भी याद रखिएगा, चाहे वो कोई पर्सन का हो, चाहे कोई स्टेट का हो, चाहे कोई सिटी का हो, ठीक है। तो हिल स्टेशन किसे कहते हैं बताइए, कोडाईकनाल को, ठीक है। देहरादून को क्या कहते हैं, दार्जिलिंग को क्या कहते हैं, ऊटी को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2100 मिलियन टन की ऊंचाई के साथ कोडाईकनाल को हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में है और पलानी हिल्स पश्चिमी घाट का हिस्सा में स्थित है। याद रखिए कहाँ पे स्थित है, पलानी हिल्स में, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं ही बता देती हूँ, देहरादून को उत्तराखंड की राजधानी, दार्जिलिंग क्या है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है या प्रसिद्ध है। ऊटी हिल स्टेशनों की रानी, हिल स्टेशनों की रानी पूछ लेगा तो ऊटी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस पुरस्कार की पहचान कीजिए जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, मतलब मेन क्या है, श्रमिक को दिया जाता है, तो क्या होगा, श्रम पुरस्कार ही होगा। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, श्रम पुरस्कार। तो थोड़ा सा श्रम पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। जो श्रम पुरस्कार है श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवीन क्षमता, उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और असाधारण साहस के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि 1985 में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में परिभाषित श्रमिकों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया, 1985 में। कौन सा अधिनियम, 1947 का अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। तो एल फॉर लोअर याद करिएगा, ठीक है, और आर फॉर राजा यानी कि अपर हाउस, ठीक, यानी कि राज्यसभा इज राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, राज्यसभा और लोकसभा से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे राज्यसभा को भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250, कितना राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, 12। किस आर्टिकल में है राज्यसभा के बारे में, 80, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सभी को पता होगा, ठीक। कुल सदस्य लोकसभा का 543, वर्तमान में जो राज्यसभा का है 245, ठीक है। निर्वाचित 543 पे होते हैं, इसमें 233 पे मनोनीत। लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करते, लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्यों को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु। सिंपल सा है, अधातु ही या तो ठोस होगा, या तो तरल होगा, या गैस, ये तीनों में मौजूद हो सकता है, ठीक है। क्या है पॉइंट, अधातु। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, पता नहीं कैसे हो गया वीडियो बनाते समय, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि जो अधातु होते हैं ठोस, तरल और गैसीय रूपों में मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अधातुओं के भौतिक गुण जान लीजिए। घनत्व, अधातुओं में घनत्व कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा, अधातुओं का जो घनत्व होता है वो कम होता है। चमक की बात करें तो हीरे और आयोडीन क्रिस्टल को छोड़कर अधातुओं में चमक नहीं थी। एक हीरा ही ऐसा है और एक आयोडीन ही ऐसा है, ठीक है, जिसमें चमक पाई जाती है, ठीक। और क्या बात है कि जो भंगुरता मतलब कहते हैं ना कि जैसे कोई चीज़ छुई तो फटाक से टूट जाना, ठीक है। तो जो भंगुरता होता है, ठोस अधातु भंगुर होते हैं और कुछ अधातु नरम होते हैं। जैसे हीरा क्या है, कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है। तो एक अपवाद है जो सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ है, याद रखिएगा, ठीक। तन्यता और लचीलापन की बात कर ले तो जैसे गैर धातुओं न तो तन्य होती हैं और ना ही लचीली होती है, ठीक है। यानी कि जो अधातुएं होती हैं ना तो वो तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है जैसे कि उसकी मतलब कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो वो खिंचा जाएगा, ठीक है, तो वो तन्यता, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ठीक है। तो ना वो तन्य होती है और ना ही ये लचीली होती है, ठीक। ऊष्मा और विद्युत की चालक का बात कर ले तो अधातु ग्रेफाइट को छोड़कर ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है। ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। भौतिक अवस्था देख लीजिए। साधारण तापमान पर अधातु ठोस, तरल और गैस के रूप में भी पाया जाता है। कौन सा ऐसा अधातु है जो ठोस, तरल और गैस तीनों के रूप में पाया जाता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देख दीजिएगा। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। तरल में ब्रोमीन, ठोस में क्या है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, तरल में ब्रोमीन और गैस में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक चिन्ह लैटिन से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा लौह, मतलब आयरन, मतलब Fe, ठीक है, फेरस।
ठीक है। तो इसका जो है रासायनिक नाम लैटिन से लिया गया है। लौह तत्व का जो प्रतीक क्या है 26 का रासायनिक नाम लैटिन से लिया गया है। इसका चिन्ह क्या है Fe, जो लौह के लैटिन नाम फेरस से लिया गया है। क्लोरीन 17, कार्बन 6, एल्युमिनियम 13। ठीक है, याद रखिएगा। इनका परमाणु क्रमांक से भी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कम से कम सबका परमाणु क्रमांक तो याद ही कर लीजिएगा। इतना यूट्यूब पे ही बहुत से ट्रिक है, हालिना ने की रब से फरियाद वगैरह वगैरह। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्ट्रासाउंड कौन निकालता है? सुंस, एक प्रकार की जो मछली है वो पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड निकालती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, सुंस पराध्वनि निकाल सकती है कितना? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराध्वनि कहते हैं। चमगादड़, चूहे, डॉल्फिन आदि भी पराध्वनि। देखिए अक्सर क्या आता है, सुंस तो बहुत अलग सा ही एग्जाम्पल दे दिया था, लेकिन हमेशा चमगादड़ का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो चमगादड़ याद रखिएगा, वो भी क्या रहता है? अल्ट्रासाउंड निकालती है। ठीक है, पराध्वनि तरंगों में के बीच विभिन्न अनुप्रयोग देखिएगा। घड़ियों के मशीनरी भागों में हवाई जहाज की सफाई के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, और इसका उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में भी किया जाता है, जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसी में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस देश की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा है? विश्व में पूछेगा तो कनाडा। हमारे भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? छोटा, सबसे छोटा मैं बता देती हूँ, गोवा का। सबसे बड़ा आप बताएंगे, इसी ग से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, कनाडा की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा कितना है? 20,200 नहीं, तो यहाँ पे देख लीजिए, कनाडा की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा कितना है? इतना किलोमीटर। कनाडा की मुद्रा कनाडाई डॉलर, और इसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, अभी करंट में कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रूस के बाद कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है ना। और वर्ष 2017 में नॉर्वे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में नंबर 1 पे है। तो वर्ष 2021 और 22 में कौन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे फर्स्ट? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम हो जाता है तो उत्तर क्या बनेगा? सिंपल सा है, अगर साउथ है तो साउथ ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, साउथ वेस्ट बन जाता है तो नॉर्थ क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट नहीं बन जाएगा। सिंपल सा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है। नॉर्थ है, साउथ क्या बन जाता है? साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट है, तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? युद्ध से भी डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो युद्ध भी जितने हैं, जैसे तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, खानवा, ये सब जितने भी, प्लासी, बक्सर, ठीक है, वॉन्डिवॉस, ये सब जितने युद्ध सीधा याद रखिए किनके बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, क्या परिणाम आया, कौन जीता कौन हारा, बस इतना चीज़ें याद रखिएगा जरूर। तो शताब्दी युद्ध पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस इज़ राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच का संघर्ष, जिसको हम शताब्दी युद्ध भी कहते हैं, इतिहास में सबसे लंबा युद्ध था, याद रखिएगा। यह 5 राज्यकाल के राजा एडवर्ड तृतीय से हेनरी वी और यानी कि हेनरी 5 और 5 फ्रांसीसी राज फिलिप 4 से चार्ल्स 7वें के शासनकाल के दौरान रुकावटों तक चला। ठीक है, याद रखिएगा। पौधों में, अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्लेषोतक। श्लेषोतक को कहते हैं कोलेन काइमा। कोलेन काइमा की वजह से पौधों में क्या पाया जाता है? लचीलापन पाया जाता है। आंसर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, कि श्लेषोतक में जीवित कोशिकाएं होती हैं और सेलुलोज की उपस्थिति इसकी विशेषता है। ठीक है, श्लेषोतक युवा द्विबीजी पत्रित तनों में एक यांत्रिक ऊतक है और यांत्रिक सहायता में लीच प्रदान करती है। ठीक है, यह उन अंगों को लचीलापन प्रदान करता है जिनमें यह पाया जाता है कि यह एक पौधे में विभिन्न भागों को मुख्य रूप से युवा बढ़ते हैं थोड़े आसानी से। ठीक है, ये सब बातें हैं। कार्य देख लीजिएगा, जो दारू ऊतक है तो वह ऐसा ऊतक है जो पौधे में जड़ों की पत्तियां तक पानी पहुंचाता है। तो जो दारू ऊतक है वो क्या करता है? पानी पहुंचाता है। ठीक है, याद रखिएगा, दारू याद रखिएगा या पानी याद रखिएगा। ठीक है, पोषवाह एक परिवहन ऊतक है। देखिए, पोषवाह क्या? एक परिवहन ऊतक है जो संवहनी पौधों में पाया जाता है, जो पौधों में भोजन और परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ठीक, और क्या है? दृढ़ोतक आमतौर पर मृत कोशिकाएं होती हैं और ये पौधों में संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। तो ये सब याद रखिएगा, कार्य भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जनन की बात कर लेते हैं।
देखिए क्या है, वानस्पतिक जनन। वानस्पतिक जनन क्या होता है कि जनन का प्रकार है जिसमें एक पौधे के शरीर पर एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है। वानस्पतिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसमें नए पौधे जड़ों, तनों, पत्तियाँ और कलियाँ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चूँकि पौधे की वनस्पतिक, ये देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जनन भी कई तरह से होते हैं, जैसे विखंडन, पुनर्जनन और लैंगिक जनन। देखिए विखंडन क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। पुनर्जनन क्या है, ये भी अलैंगिक जनन है। लेकिन लैंगिक जनन क्या है, ये एक कोशिका है, ये जीन से, तो ये लैंगिक जनन है, याद रखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम छोर की ओर से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले क्षैतिज विद्युत रेखी के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो उसका आंसर हो जाएगा वामावर्त। कैसे होगा, यहाँ पे आपको बताते हैं। पश्चिमी छोर देखिएगा क्या कह रहा है, पश्चिम छोर की ओर देखने से क्या हमें देखना है, पश्चिमी छोर की ओर। तो जैसे हम लोग ऐसे खड़े हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा बनाने का कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए हमारा अंगूठा है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्केल लिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे हमारी एक फिंगर जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पकड़ा हुआ है। अब हम क्या देखिए, फिगर मेरा किधर है, मेरा मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ देखने पर, तो क्या हो जाएगा, सीधा वामाव्रत में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वामाव्रत। ठीक, थोड़ा सा आपको डिटेल दिखा देते हैं। पश्चिम छोर की ओर देखने से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली क्षैतिज रेखा, विद्युत रेखा ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामाव्रत होगी। एम्पियर के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, याद रखिएगा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। जब एक धारा ले जाने वाले चालक को दाहिने हाथ में अंगूठे के साथ रखा जाता है और अन्य सभी उंगलियां चालक के चारों ओर सीमित कर दी जाती है, तो चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा और जान लीजिए कि जब हम अपना हाथ ऐसे चालक पर रखते हैं जो पूर्व से पश्चिम की धारा के साथ बह रहा है, तो संलग्न उंगलियां पश्चिम से देखने पर वर्तमान के दक्षिणावर्त दिखाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे साफ साफ देखिए कितना अच्छा फिगर बनाया, मैंने क्या बनाया था, खैर दिख रहा है ना आपको, वामावर्त में। ठीक है, कहाँ, वामावर्त में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये दर्शाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है, मतलब बिलीव नहीं करेंगे, मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रही हूँ, ये वीडियो बनाने में मुझे लगा, मैं 2 दिन से वीडियो बना रही हूँ। क्या हो रहा था ना, कभी कभी वीडियो बनाती तो मैं माइक ऑन करना भूल गई थी, तो कभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ही ऑन करना भूल गया था। तो भाई बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, कंटेंट ढूंढो, कंटेंट बनाओ, फिर वॉइस ओवर करो, एडिट करो, आपको अच्छे से समझाओ। ठीक है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और ख्याल रखिएगा अपना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिएगा। ठीक है।